हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोई क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन और विकास। संसाधन से हम देखें तो पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे तथा प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध हो, वह संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक। जैसे अगर हम गेहूँ को लें, हम गेहूँ को डायरेक्ट खाते नहीं हैं। पहले एक तकनीकी के माध्यम से हम गेहूँ को पिसवाते हैं, उसके बाद घर में आके वो मतलब हमारी मम्मी या बहनें जो होती हैं वो आटा गूंथती हैं, फिर हम खाना खाते हैं, तो उससे रोटियां बनती, फिर हम खाते हैं। तो यही कह सकते हैं कि एक वस्तु को एक तकनीकी के माध्यम से संसाधन के रूप में बदलना, जो कि सिर्फ मानव करता है। क्योंकि कहें तो मानव भी संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। अगर चेक करें तो हम संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण कुछ इस आधार पर है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जिनमें जो संसाधन जीते हैं, मतलब जिनका एक जीवन का चक्रव्यूह चलता है, जिनमें वनस्पति, पशु पक्षी, समुद्र में रहने वाले जीव। और वहीं अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे पर्वत और धातुएं। आगे अगर हम देखें तो ये है अजैव संसाधन, जैसे गाड़ी, पर्वत, चेयर। और यह है जैव संसाधन जिनमें जीव व्याप्त होता है, जैसे पक्षी, पशु, खुद इंसान, समुद्र में रहने वाले जीव। और आगे देखते हैं, दूसरा होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर दो संसाधन इसमें भी होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका हम भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं की मदद से बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम सोलर कुछ तकनीकी के माध्यम से हम यूज़ करते हैं, जैसे पवन चक्की। पवन ऊर्जा का हम बार बार यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास असीमित हवा है और वैसे ही असीमित सूरज की किरणें हैं, तो जिस वजह से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। और अगर वहीं देखें हम अनवीकरणीय संसाधन में, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति लंबे वर्षों के अंतराल बाद होती है और जो उपयोग करने पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे गैस, तेल, कोयला। ये लंबे वर्षों के बाद बनते हैं, बट ये एक बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और तीसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। ऐसे संसाधन जिन पर आपका मालिकाना हक हो, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत जिस संसाधन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे व्यक्ति का घर या ज़मीन। कहते हैं ना गाँव में कि हाँ मेरी इतनी ज़मीन है, इतने खेत हैं, या फिर जैसे वो आपका खुद का घर हो। ऐसे सामुदायिक में जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, जैसे पार्क होता है, तालाब होता है, अगर हम और लें तो शमशान घाट कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं। राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जिन पर राष्ट्र का हक होता है। एक राष्ट्र के अंदर आने वाले जितनी भी वस्तुएं होंगी या जितने भी संसाधन होंगे वो सारे राष्ट्रीय होते हैं। और अगर कहें तो यहाँ से एक राष्ट्र की सीमा से लेके 12 मील तक वो जितने भी संसाधन मिलेंगे वो राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे। और वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय देखें तो विश्व स्तर पर किसी देश की सीमा के 200 मील बाहर मिले कोई भी संसाधन अगर मिलता है वह इसके अंतर्गत आता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। आगे चलते हैं। चौथा होता है विकास के स्तर पर। ऐसे संसाधन जो हमारे पास हैं पर हम तकनीकी के अभाव के कारण उनको पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिसके अंदर संभावी संसाधन। और पहला होता है संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमारे पास भरपूर मात्रा में हैं पर हम उनका उपयोग पूर्णतः नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा होता है विकसित संसाधन, जिनके बारे में हमें पता है
पर हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो हमारे पास तकनीकी का अभाव है या हमें अभी इन संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड होता है इसका संचित कोष, जिनका हमने भंडार कर लिया है पर हम उससे दूसरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। नदी के पानी से बिजली, जैसे नदी, हमारे भारत के अंदर नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ ही नदियों के ऊपर परियोजना चला के उससे नदियाँ लेते हैं उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। और चौथा होता है भंडारण। ऐसे सारे संसाधन जो हमारे पास बहुत मात्रा में हैं पर हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। जैसे पानी में दो तत्व मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, या अगर हमारे पास कोई तकनीक हो जिससे हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल एक ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। संसाधनों का विकास हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों की लालच की वजह से संसाधनों का नाश होता है। अगर जैसे कोई एक इंसान है, अगर हम इसे एक वन दे देते हैं, हम इसे बोलते हैं कि तुम अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से लकड़ियाँ काट लो, तो वो पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से लकड़ियाँ काटेगा कि उसको ठंड के लिए आग के लकड़ियाँ चाहिए, रहने के लिए घर के लकड़ी चाहिए। लेकिन वही अगर उसके जब मन में लालच आ जाएगा तो वो और काटने लग जाएगा पेड़ों को, जिससे उसे लगेगा कि हाँ मैं और जितनी लकड़ियाँ बेचूंगा उतना उसे पैसा मिलेगा, तो वो धीरे धीरे सारा जंगल साफ कर देगा। तो इसीलिए संसाधनों का विकास जरूरी है कि अगर पेड़ काट रहे हो तो एक पेड़ की जगह 3 पेड़ हमें लगाने चाहिए। तो ये चेक करते पहला है इसमें संसाधनों का ह्रास। व्यक्ति की लालच की वजह से विश्व स्तर पर संसाधनों को बहुत नाश पहुंच रहा है। संसाधन संपन्न विश्व स्तर पर ऐसे राष्ट्र हैं जो संसाधनों का हद से ज़्यादा उपयोग कर अपने देश का विकास कर चुके हैं। अगर हम देखें तो जितने भी विकसित देश हैं उन सब ने किसी न किसी देश को गुलाम बना के उस देश के संसाधनों का हनन करके अपने देश का विकास किया है। पर अब वो बेचारे जो देश हैं वो संसाधन विहीन देश रह गए हैं, जिनके पास संसाधन की कमियां, जिस कारण वो अपना विकास करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए भी संसाधनों का विकास जरूरी है। अब संसाधनों को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, संसाधनों का ज़्यादा यूज़ करने पे जो संकट पैदा हुआ, पहला है भूमंडलीय तापन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है ओजोन लेयर, ओजोन परत, जिसे हम ओजोन लेयर भी कहते हैं। और तीसरा है भूमि निम्नीकरण, मतलब भूमि का कटाव। और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। संसाधनों के ज़्यादा उपयोग करने से पर्यावरण बहुत प्रदूषित हुआ है। जैसे चाहे हम वो वायु प्रदूषण लगा लें, जल प्रदूषण लगा लें। आगे देखते हैं अब इसका समाधान, कि संसाधनों के संकट का हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास। कोई भी देश अपने विकास की गतिविधि में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी संसाधन मिल सके। मतलब कोई भी देश जो अपने देश का विकास कर रहा है, वह अपने संसाधन को पूर्णतः खत्म ना करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां वह संसाधन का उपयोग ना कर पाए। जैसे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड, अगर हम ले तो पेट्रोल है, अगर हम सारा पेट्रोल अगर अभी ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, उन्हें ये पता भी नहीं चल पाएगा कि पेट्रोल क्या होता है। तो इसलिए यह कोई भी देश अपने विकास की गतिविधियों में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। जिसके वजह से जून 1992 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में उसके शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन क्यों हुआ था? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। जिसके अंदर एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे, जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं,
एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के हिसाब से पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना। मतलब किसी भी देश को अपना विकास करने का पूरा हक है, वह विकास करे, बट जो संसाधनों से लेके जो समस्या पैदा हो रही है उसके अंदर उसको भागीदारी देनी पड़ेगी अपनी। मतलब उसको अपना ऐसा विकास करना है कि उसका विकास भी हो और संसाधन खत्म भी ना हो। संसाधन नियोजन, संसाधन की पहचान करके एक लिस्ट बनाना और मानचित्र बनाना। जैसे हमारे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा पैमाने पे है, पर जल संसाधन की कमी है। वहीं दूसरी जगह देखें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज की मात्रा अधिक है, और वहीं राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वही है कि एक लिस्ट के और मानचित्र के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर की कौन सी जगह पे कौन सा संसाधन ज़्यादा है और कौन सी जगह पे कम है। तो जिस हिसाब से हम सारी जगह पे संसाधनों की उपस्थिति करवा सकते हैं। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए तकनीकी तैयार करना, संसाधनों का संरक्षण करना, अब आते हैं हम भू संसाधन पे। भू संसाधन क्या होता है? हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक है संसाधन है। ये सही बात है, क्योंकि हम भूमि पर रहते हैं, भूमि पर कृषि करते हैं, भूमि पर हम निर्भर भी हैं, क्योंकि भूमि से ही हमारी आर्थिक मदद भी होती है। ये सब भूमि पर होते हैं, पेड़ पौधे भूमि पर होते हैं, वन्य जीवन होते हैं, मानव जीवन होते हैं, परिवहन होता है, कृषि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम भूमि पर रहते हैं और हमारी आर्थिक निर्भरता आधे से ज़्यादा भूमि पर ही निर्भर है, क्योंकि जो मानव जाति का निवास भूमि पर है, जिस वजह से वह अपनी आर्थिक कमी पूरी करता है। किसान खेती करते हैं भूमि पर, परिवहन भूमि पर है। भू उपयोग देखते हैं। वन भूमि पर है, बंजर भूमियाँ होती है जिन पर कृषि नहीं की जाती। स्थायी चरागाह, जो अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं वो भूमि पर चराते हैं। उपवन मतलब होता है पार्क, उपवन जो होते हैं वो भी भूमि पर होते हैं। कृषि भी भूमि पर होती है। योग्य बंजर भूमि, 5 साल से खेती ना हो ऐसी भूमि भी होती है। वर्तमान पत्नी पार्टी भूमि, 1 साल से खेती ना हो। पुरातन पार्टी भूमि, 1 से 5 साल तक खेती ना हो। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, 1 साल में 1 से अधिक बार खेती होना, यह क्षेत्र कहलाता है। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे और आने वाली पीढ़ी भी करेगी। सही बात। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? वनों की कटाई ज़्यादा होना, अति पशुचारण करना, खनन होना, ज़्यादा खनन करना, अधिक सिंचाई करना, औद्योगिक धूल। जब हम भूमि के अंदर खुदाई करते हैं तो वो जो औद्योगिक धूल होती है वो जो बाहर निकलती है वो पृथ्वी पर भूमि पर जम जाती है, जिस वजह से भूमि का उपजाऊपन भी कम होता है। इसको कम करने के उपाय, अगर हम भूमि का निम्नीकरण के उपाय देखें तो ज़्यादा पेड़ लगाना, अति सिंचाई ना करना, अति पशुचारण ना करना, प्रदूषित जल ना फेंकना। क्योंकि कभी कभी होता है कि कृषि करते वक्त लोग प्रदूषित जल भी भूमि में डाल देते हैं, जिस वजह से जो भूमि का उपजाऊपन होता है वो कम होता है। मृदा संसाधन, यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। प्रमुख कारक इसके भू आकृति, जलवायु, शैल, तापमान, पवन। मतलब जो मिट्टी है, एक तो पवन जो हमारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से जो धूप उड़ के आती है उससे भी एक मिट्टी बनती है। जलवायु भी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तापमान भी होता है। मिट्टी के प्रकार अगर हम देखें तो पहला होता है जलोढ़ मृदा। यह विस्तृत रूप से फैली हुई उत्तरी मैदान
इसी से बना है। जो हमारा अगर हम भारत देखें तो भारत के अंदर ये सदर्न पॉइंट है, ये जो उत्तरी मैदान जो है ये 3 नदियों के निक्षेपों से बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के जो बहाए गए कण जो होते हैं उनसे यह मैदान बना है। अब जलोढ़ जो मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है, ये होती है बांगर और खादर। एक नदी बहती है, मान लो ये नदी है, ये रोज अपने साथ कुछ कण लेके आती है। जो इसके साइड में जो जमे होते हैं, जो कण होते हैं, अगर वह कण पुराने और कंकरीले हैं तो वह बांगर मृदा होगी। अगर वह कण नए हैं और ऊपर है तो वह खादर होंगी। तो इसको पहचानने के लिए भी 2 तरीके हैं, जो नया है वो खादर है और जो पुराना है वो बांगर है। तो आगे चलते हैं। काली मिट्टी, इसे रैगर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। यह लावा से बनी होती है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और जब इसे गीला करते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है। लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इनका लाल रंग लोह धातु की अधिकता की वजह से होता है। अगर जब इनमें पानी मिलाते हैं तो यह पीले रंग की हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी, ग्रीक भाषा लेटर के शब्द से लिया गया जिसका मतलब है ईंट। यह उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आते हैं हम वन मृदा पे। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस का मतलब होता है जीवाश्म। जो इसके अंदर जीव होते हैं वो इसमें जो जमीन के नीचे जो रहने वाले कीटनाशक जो होते हैं वो कम होते हैं। यह नदी घाटियों में सिलटदार होती है, ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं, नदियों घाटियों के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होते हैं। ये थोड़ी फिसलनी सी होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है। और इसी के साथ अगर हम पढ़ते हैं मृदा अपरदन। मृदा कटाव या बहाव होना, इसके उपाय हैं सीढ़ीदार खेती, पेड़ लगाकर और हल को अच्छे से उपयोग करना। क्योंकि अगर हम कभी कभी हल जो है गलत तरीके से चलाते हैं तो वह भूमि का निम्नीकरण कर देता है। मृदा का अपरदन करता है मतलब मिट्टी का कटाव करता है, इसलिए हल को अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अब जब भी कोई हम नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।